यूपी का चुनाव बीजेपी धर्म पर लड़ना चाहती है, अखिलेश चुनाव जाति पर लड़ना चाहते हैं। यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? धर्म, जाति, डेवलपमेंट या योगी को लेकर सेंटिमेंट? राहुल गांधी ने आज सोच समझकर एमवाई कार्ड खेला। बीजेपी इस बीच की तैयारियों में लगी है। सब कुछ समझते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी की नई टीम बन गई, पहली मीटिंग हो गई। नरेंद्र मोदी ने नई टीम को पहला टारगेट भी दे दिया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को 3 कीवर्ड्स दिए हैं: सेवा, संगठन और सरकार। इन तीनों की दिशा एक है, राष्ट्र प्रथम या नेशन फर्स्ट। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम को 3 टास्क भी दिए हैं: हर नागरिक तक सेवा का विस्तार, एक एक बूथ तक संगठन की मजबूती और सरकार की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। यही 3 टास्क मोदी को 2029 जिताएंगे। ठीक 51 दिन बाद मोदी शासन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક मोदी 12 साल 7 महीने 15 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 26 मई 2014 से लेकर अब तक यानी 12 साल 2 महीने 27 दिन से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। 7 अक्टूबर 2026 को मोदी शासन के 25 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी देश भर में सेवा संकल्प अभियान मनाएगी। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 1 महीने के इस अभियान का पूरा प्लान बन चुका है। जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, अब एग्जीक्यूशन होना है। जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए। 7 अक्टूबर 2026 से एक नई बीजेपी दिखेगी, एक नए तेवर वाली बीजेपी, नए कलेवर वाली बीजेपी, नई एनर्जी वाली बीजेपी। संकल्प एक है, 29 जीतना है, पूर्ण बहुमत के साथ जीतना है। 29 में इस संकल्प को सिद्ध करना है। नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से लड़ने जा रहे हैं। 29 का चुनाव परंपरागत चुनाव नहीं होगा। 29 के मुद्दे अलग होंगे, वोटर अलग होंगे, चुनाव प्रचार का तरीका अलग होगा। नरेंद्र मोदी सत्ता में आम लोगों की और यूथ की भागीदारी बढ़ाने पर जन आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। प्लान अगले 2 साल या 4 साल का नहीं, प्लान अगले 21 साल का है। मोदी ने 2047 तक प्लान बनाया है, इसलिए जेन अल्फा से लेकर जेन जी तक सबको इस आंदोलन में जोड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी 2029 से भी आगे की सोच रही है। बीजेपी जब भी कोई प्लानिंग करती है तो बहुत दूर की प्लानिंग करती है, उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाती है और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बीजेपी को जैसे ही ये महसूस होता है कि अगर उसके मैसेजिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फिर वहां पर सुधार की भी कोशिश की जाती है। जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद जैसे ही बीजेपी को ये महसूस हुआ कि जेनजी के साथ उसकी मैसेजिंग ठीक नहीं हो रही है, पीएम खुद सामने आए, इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाला। उसके बाद बीजेपी की जब राष्ट्रीय टीम बनी तो उसमें सोशल मीडिया टीम को बदला गया, नए चेहरों को लाया गया और अब बीजेपी ने जेनजी के साथ लॉन्ग टर्म डायलॉग और कम्युनिकेशन करने के लिए एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 2 बड़े राष्ट्रीय महामंत्री, एक डिप्टी सीएम, एक मंत्री और कुछ अन्य नेता शामिल हैं। जेन अल्फा और जेन जी यानी युवा वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी उनसे सीधे संवाद करेगी।
बीजेपी को जेन जी से जोड़ने वाली टीम में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी हैं, दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े हैं, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी हैं और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी हैं। बीजेपी की जेन जी टीम 14 साल से 25 साल के वोटर्स के बीच आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी, जिसे युवा संवाद नाम दिया जाएगा। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम ने अपनी पहली मीटिंग में ही पहला रिजोल्यूशन ले लिया और ये रिजोल्यूशन है वंदे मातरम पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल, आडवाणी, नरेंद्र मोदी तक वंदे मातरम पर जो बीजेपी की लाइन थी वो है और आगे भी वही बरकरार रहेगी। बीजेपी इसमें रत्ती भर भी समझौता नहीं करने जा रही है। पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस प्रस्ताव, उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद को ही गाएंगे। वंदे मातरम पर कांग्रेस पार्टी 90 साल पीछे जा रही है, बीजेपी 21 साल आगे की सोच रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना की डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं हमने मान तो लिया है। आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते, मान तो लिया है हमने। हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट which was sowed by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। सियासी तौर पर बीजेपी के सामने देश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है। यूपी के चुनावी मैदान में जीत जरूरी है। बीजेपी यूपी जीतेगी, तभी 2029 में देश विजय का रास्ता तैयार होगा। यूपी में टक्कर ऐसे 2 मैदान में हो रही है जिनको बीजेपी के लिए खुला मैदान कहा जाता है। पहला मैदान है ब्राह्मण वोट का और दूसरा मैदान है जाट वोट का। उत्तर प्रदेश के 100 में से 89 ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते हैं। यूपी के 52 ब्राह्मण विधायकों में 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के हैं। यूपी की 97 ब्राह्मण बहुल सीटों में से 72 सीटों पर बीजेपी का विधायक है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के बीच मोदी और योगी के लिए सबसे मजबूत सेंटिमेंट है और यह कोई एक चुनाव की बात नहीं है। 2017 के यूपी चुनाव में 83% ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी के कमल निशान का बटन दबाया था और 2022 के चुनाव में 89% ब्राह्मण वोटरों ने फूल छाप का बटन दबाया। एक ऐसे राज्य में जहां विधानसभा की 100 से अधिक सीटों पर 10,000 वोट से भी कम अंतर से हार जीत का फैसला होता है, वहां 97 सीटों पर मजबूत प्रेजेंस रखने वाले ब्राह्मणों के बीच बीजेपी के लिए चट्टान जैसी एकजुटता है। यह कोई मामूली बात नहीं है। ब्राह्मण ही यूपी में बीजेपी के लिए सत्ता की नींव तैयार करते हैं। लखनऊ में आरक्षण हटाओ आंदोलन के संस्थापक हर्ष दुबे के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। क्या मोदी और योगी की पार्टी को छोड़कर यूपी के ब्राह्मण अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे?
अखिलेश यादव इन दिनों ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कई जतन कर रहे हैं। इसी महीने समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती मनाई। उस मौके पर अखिलेश ने पीडीए की नई परिभाषा बताई, जिसमें उन्होंने पीडीए के पीडी को पंडित का शॉर्ट फॉर्म बता दिया। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। परिभाषा करते हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए में पंडित घुसाया तो जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। अखिलेश के पीडीए में योगी ने पाकिस्तान घुसा दिया। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अखिलेश यादव ने फिर योगी को जवाब दिया। अखिलेश ने बीजेपी का फुल फॉर्म बता दिया। पी का मतलब पाकिस्तान। अगर मैं यूं कहूं, बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान। अखिलेश यादव जरूरत के हिसाब से पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हैं। जून 2023 में अखिलेश के पीडीए का पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक था। अक्टूबर 2023 में अखिलेश ने पीडीए की परिभाषा बदली। पी का मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब आधी आबादी हो गया। दिसंबर 2023 में पी से पिछड़ा ही रहा, डी से दलित ही रहा, लेकिन पीडीए का ए अगड़ा हो गया। जून 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए की नई व्याख्या की। पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब आदिवासी। अगस्त 2026 में अखिलेश ने कहा कि पीडी असल में पंडित के लिए है। ए का मतलब क्या है उन्होंने नहीं बताया। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर सपा कांग्रेस अलायंस ने दलित वोट तोड़े थे। बीजेपी वाले संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा डर फैलाकर इंडी अलायंस ने यूपी में दलित वोट हासिल कर लिए थे। यूपी में बहुत धीरे धीरे एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के खिलाफ है। ये एक ऐसा आरोप है जिसके बारे में कभी किसी ने कोई प्रमाण नहीं दिया, फिर भी इसे कानों कान फैलाया गया। कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो योगी को ब्राह्मण विरोधी बताया गया। यूपी में डीएम और एसपी यहां तक कि थानों के थानेदार की पोस्टिंग में भी कुछ लोग ठाकुरवाद देखते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अवसरवादी के लिए पंडित शब्द के प्रयोग पर भी कहा गया कि ब्राह्मण नाराज है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए वाकये में भी कहा गया कि ब्राह्मण नाराज हैं। इसी माहौल में अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के बीच पैठ बनाने की कोशिश शुरू की। अखिलेश का कहना है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और उनकी पार्टी हर जाति का सम्मान करती है। आप किसी भी हमारे लिए सम्मानीय हैं, किसी भी ब्राह्मण परिवार से जाके पूछेंगे तो कर पीड़ित हैं सबसे ज़्यादा तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी से और उनके सजाती लोगों से पीड़ित हैं। 24 के चुनाव में अखिलेश सांसद बनकर लखनऊ से दिल्ली आए तो पार्टी के ब्राह्मण फेस माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। 27 के चुनाव के लिए अखिलेश ने अयोध्या से पवन पांडे को पहला कैंडिडेट घोषित किया है।
ये सब ब्राह्मणों के लिए अखिलेश का सियासी संदेश है। अखिलेश ब्राह्मणों को ऐसे संदेश 2022 से ही दे रहे हैं। याद कीजिए, लखनऊ के परशुराम मंदिर के आगे अखिलेश का अपना काफिला रोक लेना और प्रचार रथ से उतरकर भगवान परशुराम की पूजा करना। अयोध्या धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से संवेदनशील सीट है। वहां से सपा के दलित फेस अवधेश प्रसाद सांसद हैं। अयोध्या विधानसभा सीट से ब्राह्मण कैंडिडेट पवन पांडे को उतारकर अखिलेश ने यह बताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को वास्तविक भागीदारी देना चाहती है। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैड से निकलना है तो हम राइट पैड से निकलेंगे। आज नहीं निकलना है, हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। उसकी वजह से हम जो वो कहेंगे, जैसे उन्होंने 2012 में सरकार बनवाई थी हमारी, उनकी हर बात में मानूंगा 100% और फिर 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएंगे। यूपी में ब्राह्मण का संख्या बल समझना जरूरी है। यूपी की जाति जनगणना का रिजल्ट आने में अभी टाइम है। अभी तो जातियों की गिनती शुरू ही हुई है। जाति जनगणना से पहले का अनुमान है कि यूपी के अंदर सवर्ण जातियों में ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज्यादा है। यूपी की आबादी में 10% से 11% ब्राह्मण है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर ब्राह्मण आबादी 50% नहीं है। 7 सीटों पर ब्राह्मण आबादी 30% से अधिक है। 42 सीटों पर ब्राह्मण आबादी 20% से अधिक है और 97 सीटों पर ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक है। यूपी की जाति प्रधान चुनावी राजनीति में 15% वोट शेयर भी इतना महत्वपूर्ण है कि यह जीत और हार डिसाइड करने वाला फैक्टर बन जाता है। इसीलिए लखनऊ पर चढ़ाई की कोई भी योजना ब्राह्मण वोट के बिना सफल नहीं होती। सफलता तो छोड़िए, लखनऊ पर राज करने की कोई रणनीति भी ब्राह्मण वोट के बिना नहीं बन पाती। ब्राह्मण यूपी के हर कोने में हैं, लेकिन ब्राह्मणों की ज्यादा आबादी सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल में रहती है। ब्राह्मण बहुल 97 सीटों में से 42 सीटें सेंट्रल यूपी में हैं, 41 सीटें पूर्वांचल में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 10 ब्राह्मण बहुल सीटें हैं और बुंदेलखंड में ऐसी केवल 4 सीटें हैं। संख्या बल में यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, लगभग 19%। यूपी में यादव भी लगभग 12% हैं। जाटव दलित आबादी 11% के करीब है। आंकड़ों के हिसाब से ब्राह्मण यूपी का सबसे बड़ा समुदाय नहीं है। फिर भी एक बात साफ है, जिधर ब्राह्मण उधर यूपी की सत्ता। 2007 के चुनाव में बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग से ब्राह्मण वोट का एक बड़ा हिस्सा हाथी छाप को मिला और मायावती की सरकार बन गई। 2012 के चुनाव में ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी की ओर झुका और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। सबसे बड़ा चेंज 2017 में हुआ। 17 में यूपी का ब्राह्मण सपा को छोड़कर वापस बीजेपी की ओर आया और तब से बीजेपी को छोड़कर गया ही नहीं। गिरगिट रंग बदलता है, ये तो मैं जानता था, लेकिन श्री अखिलेश यादव भी उससे ज्यादा रंग बदलने का काम कर रहे हैं। अब मुंह में राम बगल में छुरी, यानी आजकल भगवान राम का भी नाम लेने का काम कर रहे हैं। जो रामद्रोही के नाते जिनकी मतलब पूरे देश में दुनिया में ख्याति है, वह श्री राम जन्मभूमि मामले में भी वह और उनकी पार्टी के लोग बोलने का काम कर रहे हैं। तो यह जरूर मैं उनको कहना चाहता हूं, जितना दम है वो लगा लो, लेकिन 2027 तो छोड़िए, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई देगी। बीजेपी की तरफ ब्राह्मण वोटर का प्रेम कोई आज का नहीं है। 1996 के चुनाव में जब यूपी की सियासत में राम मंदिर का जोर था, उस चुनाव में यूपी के 71% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था। मंडल काल में यह घटता गया। 2002 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 49% ब्राह्मणों के वोट मिले। 2007 में 39% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले। तब यूपी में मायावती की सरकार बन गई। 2012 में बीजेपी का ब्राह्मण वोट घटकर 38% रह गया। इन चुनावों में ब्राह्मण वोट ने सपा से अपनी नाराजगी खत्म कर ली। अखिलेश को ब्राह्मणों ने मुख्यमंत्री बनाया, यह कहना गलत नहीं होगा। 2012 के चुनाव में यूपी की 97 ब्राह्मण बहुल सीटों में 55 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी।
यानी आधे से ज्यादा। बसपा को 19 सीटें मिली थी, बीजेपी को केवल 12 सीट ही मिली थी। 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 4 सीटें अन्य को मिली थी। 5 साल में यूपी का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल गया। 2017 के चुनाव में यूपी के 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी के खाते में गए। 2017 में बीजेपी ने 97 में से 87 ब्राह्मण बहुल सीटों पर जीत दर्ज की, यानी 2012 के मुकाबले बीजेपी की सीटें 7 गुना बढ़ गई। ब्राह्मण सीटों पर सपा की सीटें 55 से घटकर केवल 3 रह गईं। बीएसपी की सीटें 19 से घटकर 5 रह गईं। कांग्रेस 0 हो गई और अन्य को 2 सीटें मिली। 2022 में बीजेपी का ब्राह्मण वोट शेयर 83% से बढ़कर 89% हो गया। 2022 के चुनाव में यूपी की 97 ब्राह्मण सीटों में से 72 सीटें बीजेपी ने जीती। सपा की सीटें 3 से बढ़कर 21 हो गई। बीएसपी 5 से बढ़कर 0 हो गई। कांग्रेस 0 से 0 पर ही रह गई। 4 सीटें अन्य को मिली। ब्राह्मण सीटों को बड़े कैनवास पर देखें तो ब्राह्मण प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। पिछले 10 साल से कोई भी पार्टी बीजेपी के दबदबे को चुनौती नहीं दे पाई है। बीजेपी के लिए ब्राह्मण जैसे एकजुट हैं, ऐसी एकजुटता यादव वोटर्स में सपा के प्रति भी नहीं है। समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को, अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे और किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते, जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। यूपी में अखिलेश चुनौती तो है। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी टूट गई। महाराष्ट्र में ठाकरे की शिवसेना दूसरी बार टूट गई, लेकिन अखिलेश की समाजवादी पार्टी नहीं टूट पाई। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, फिर भी सपा टूट नहीं पाई। इसकी वजह खुद अखिलेश ने बताई। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। परिवारवाद बीजेपी के लिए मुद्दा है। अखिलेश यादव उसी परिवारवाद को अपना गहना बताते हैं। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में 32% वोट हासिल किया था। 2024 में समाजवादी पार्टी ने 34% वोट हासिल किए। कांग्रेस और गठबंधन के अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर यह वोट परसेंट बीजेपी के लिए चैलेंजिंग बन जाता है। इसलिए बीजेपी एक एक वोट जोड़ रही है, किसी को छिटकने का मौका नहीं दे रही है। वो दलित और पिछड़ों को साध रही है, तो अगड़ों को भी नाराज नहीं कर रही। जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे कि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन यूपी में दोनों पॉलिटिक्स चलती रहती है। इससे जाति वाली पॉलिटिक्स जुड़ती है, जो अखिलेश यादव की फेवरेट पिच है। अब आपको अखिलेश यादव का एक और बयान दिखाते हैं। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले।
बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। अखिलेश ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में 54 पर घमासान मच गया। अखिलेश का इशारा जयंत चौधरी की तरफ था और तुरंत ही जयंत का रिएक्शन भी आ गया। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने अखिलेश के बयान को जाट समाज के अपमान से जोड़ दिया।